Good morning everyone. This is Darshan Midkari from Midkari Sir's CAPS Academy. We are here to learn statistics and logical reasoning. आपका CA फाउंडेशन में पेपर 3 में स्टैटिस्टिक्स है एंड लॉजिकल रीजनिंग नाम का पार्ट है, जिसमें अगर बात करें तो पेपर 3 इज MCQ बेस्ड पेपर, सभी को ही पता होगा। पेपर 3 MCQ बेस्ड पेपर है जिसमें आपको है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसको शॉर्ट में हम LR बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिक्स 40 मार्क्स के लिए आता है, स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स के लिए आता है और लॉजिकल रीजनिंग जो है वो 20 मार्क्स का होता है। टोटल मिला के बराबर 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है। ठीक है, 2 आवर्स का पेपर रहता है, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। अब इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चंस है ना कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, नीचे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस सिलेक्ट करना है। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट या मोस्ट करेक्ट आंसर है वो आपको उसमें सिलेक्ट करना है। इन दिस सिचुएशन मैथमेटिक्स जो है दैट विल बी टेकन बाय CA PH मिडकरी सर। मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आपको वीडियो मिले होंगे CA PH मिडकरी सर के। इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्राइम फैकल्टी मेंबर ऑफ मिडकरी सर्स कैप्स। इनके आपको मैथमेटिक्स के लिए लेक्चर मिले होंगे। स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब इसमें MCQ होने के चलते नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग कितना है बेटा? वो है 0.25। नेगेटिव मार्किंग कितना है? 0.25 का नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई क्वेश्चन का आंसर दिया और वो गलत हो गया, वो आंसर आपका गलत निकला, तो आपके 0.25 मार्क्स जाएंगे। कितने मार्क्स जाएंगे? 0.25 मार्क्स जाएंगे। इसका मतलब क्या है? तो आपका एक्चुअल लॉस कितना होता है बताइए बरो? एक्चुअल लॉस कितना होगा आपका? तो आपका एक्चुअल लॉस होगा 1.25 का। अरे बोले ऐसे कैसे क्या बेटा? आप CA बनने को जा रहे हो तो बराबर आपको कैलकुलेशंस आने चाहिए, है ना। आपको 1 मार्क मिलने वाला था, आपने क्वेश्चन को आंसर किया तो आपको कितने मार्क मिलने थे? पर क्वेश्चन कितने मार्क का रहता है? 1 मार्क का रहता है। आपको 1 मार्क मिलने वाला था पर वो तो मिला ही नहीं, ऊपर से 0.25 लेके गया, ऊपर से 0.25 लेके गया, तो एक्चुअल लॉस आपका कितने का है? 1.25 का है। तो प्लीज नोट दैट यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव पैटर्न, बिकॉज इफ दैट क्वेश्चन इज आंसर्ड, एक तो 2 ऑप्शन है, आप क्वेश्चन को आंसर मत करो तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चंस को अगर आप आंसर नहीं करोगे तो आप फिर एग्जाम किस लिए दे रहे हो, है ना। एग्जाम पास करने के लिए दे रहे हो, अच्छे मार्क्स लाने के लिए दे रहे हो। तो अगर इफ दैट क्वेश्चन इज आंसर्ड तो देयर कैन बी ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर इट विल बी करेक्ट और इट विल बी रॉन्ग। करेक्ट है तो 1 मार्क मिलेगा, गलत हुआ तो जो 1 मार्क मिलने वाला था वो तो मिला ही नहीं, ऊपर से 0.25 लेके गया, ऊपर से 0.25 लेके गया। तो हमारे लिए एक्चुअल लॉस कितना होगा? 1.25 का। सेम फॉर पेपर 4 है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ जो है, उसमें रिस्पेक्टिव फैकल्टी जो है CA निखिल साडा सर, वो तो आपको बताएंगे उसके बारे में। तो सेम पैटर्न पेपर 4 के लिए भी है। तो CA फाउंडेशन में पेपर 3 एंड पेपर 4 बोथ आर ऑब्जेक्टिव पेपर, MCQ बेस्ड पेपर। तो उसमें आपको 100% एक्यूरेसी से ही आंसर देना पड़ता है। अगर आप देयर इज़ नो स्टेप मार्किंग, नथिंग, आपको शॉर्टकट्स यूज़ करने पड़ते हैं, बिकॉज जो क्वेश्चन पेपर है उसका लास्ट पेपर ब्लैंक रहता है, उसमें आपको वर्किंग करनी पड़ती है एंड आपको कुछ हम शॉर्टकट्स ट्रिक्स बताएंगे, कैलकुलेटर्स के ट्रिक्स बताएंगे। उसको यूज़ करते हुए हाई प्रैक्टिस करके, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके आपको आपके वो सब्जेक्ट के ऊपर कमांड लाना पड़ता है, सो दैट आप कम समय में फटाफट क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सके हो। ऐसा रहेगा क्या कि सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। हर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेगा तो कोई पास ही नहीं होगा। तो हर एक क्वेश्चन तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट नहीं रहेगा, बट उसमें से हो सकता है कुछ 5-6 क्वेश्चंस थोड़े अच्छे, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड के रहेंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पर बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो फटाफट देखते उतना अपन प्रैक्टिस कर लेंगे। अपने जो नोट्स है वो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है, उसमें इलस्ट्रेशंस दिए हुए, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी कवर हो चुके हैं, प्लस मॉड्यूल जो है ICI की जो मॉड्यूल जो है उसमें से जो स्टूडेंट्स को कॉमनली डाउट आते हैं कुछ क्वेश्चंस में, वो भी मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने नोट्स में। तो आप एक ही नोट सॉल्व करोगे तो उसमें से आपके पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस प्लस मॉड्यूल
प्लस इल्यूस्ट्रेशंस, ये सारा चीज़ कवर हो जाएगा। तो आपको और अलग अलग तरीके से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक के ऊपर फोकस करो, उसको एकदम 100% तरीके से करिए, आपका डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से स्टैटिस्टिक्स प्लस लॉजिकल रीजनिंग दोनों भी हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एडिशनली आपके पास टाइम रहता है, आपको और पढ़ने की इच्छा है, तो मैं मना नहीं कर रहा, आपने डेफिनेटली जितना चाहिए उतना प्रैक्टिस करना चाहिए, बट देयर इज़ ऑलवेज लिमिटेशन ऑफ टाइम। बाकी के भी तो सब्जेक्ट्स है कि स्टैट्स में बहुत मज़ा आ रहा है इसलिए वही करते जा रहे हैं, नो इट्स नॉट लाइक दैट। बाकी के भी काफ़ी सब्जेक्ट्स है, तो आपको उसमें भी ध्यान देना है, इसमें भी ध्यान देना है, तो अपना बराबर टाइम मैनेज करते हुए अपन ने अपनी स्टडीज़ करना चाहिए। ठीक है, नाउ अबाउट स्टैटिस्टिक्स, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करते हो, अभी तक के काफ़ी स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ कर चुके हो। कोई बता सकता है स्टैटिस्टिक्स का कहाँ कहाँ यूसेज होता है, कहाँ कहाँ पे उपयोग, कहाँ कहाँ पे यूसेज होता होगा स्टैटिस्टिक्स का। लाइक आप में से काफ़ी लोग स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, कभी ना कभी क्रिकेट खेलोगे, टेबल टेनिस खेलोगे, स्विमिंग होगा, सॉकर होगा, कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलोगे। तो यू नो दैट हर एक प्लेयर का अलग अलग स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी निकाल के रखा रहता है कि जैसे बैट्समैन है महेंद्र सिंह धोनी, तो उनका एवरेज रन रेट कैसा है, स्ट्राइक रेट क्या है, फिर ऑफ साइड में कितने मारते, लेग साइड में कितने मारते, देन स्ट्रेट ड्राइव है कि नहीं है, ये सारा उनका स्टैटिस्टिक्स पूरा का पूरा वैसे का वैसा प्रॉपरली मेंटेन होता है। कि जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा भी सकता हूँ कि सर सचिन तेंदुलकर को तो सभी जानते हैं, है ना, तो उनका देखिए, उनका ओडीआई रन्स का स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दिया है, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया है, ऐसे ग्राउंड को दिखाया है, दिस इज नथिंग बट पायर चार्ट टाइप, है ना। तो उसमें देखो लिखा हुआ है 31 जैन 2009 से लेके 31 जैन 2011 तक के 24 मैचेस का दिखाया हुआ है वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स। उसमें आपको दिखेंगे कि येलो कलर फोर्स के लिए दिया हुआ है देन सिक्सेस के लिए रेड कलर यूज़ किया हुआ है। तो देखो स्ट्रेट ड्राइव में बहुत ज़्यादा सिक्सेस है, सिंगल रन, 2 रन्स, 3 रन्स, ऐसा अलग अलग दिखाया हुआ है। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स इन 24 मैचेस वो दिस साइड, ये साइड में और ये साइड में निकाले हुए हैं, है ना। तो ऐसा अलग अलग प्लेयर का इंक्लूडिंग बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, सभी प्लेयर्स का अपना अपना स्टैटिस्टिक्स मेंटेन होता है एंड उसको एनालिसिस करते हैं। जो दूसरी अपोनेंट टीम रहती है वो हर एक अलग अलग टीम के प्लेयर्स के स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस करते हैं और इसके हिसाब से कुछ गेम का प्लानिंग करते हैं। तो स्पोर्ट्स में भी यूज़ होता है स्टैटिस्टिक्स का। उसके अलावा बिजनेस में हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, बिजनेस में फोरकास्टिंग बहुत ज़रूरत है। कोई भी तरीके का आपका बिजनेस हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे ट्रेडिंग कंसर्न हो, तो कुछ ना कुछ तो फोरकास्टिंग लगता रहता है। आने वाले दिनों में क्या क्या कैसे सेल होगा, कितने यूनिट्स बेचेंगे। वो आपने डिसाइड किया कि 4000 कार्स बेचेंगे, आप मारुति कंपनी के ओनर हो, आपने डिसाइड किया है कि इस दिवाली पे, ये साल के दिवाली पे कितने यूनिट्स बेचोगे, तो आपने डिसाइड किया 4000 कार्स आप सेल करोगे। तो उसके हिसाब से आपको रॉ मटेरियल लगेगा, जो भी एक कार में कितने प्रकार का रॉ मटेरियल लगता है, कार में कितने सारे व्हील्स रहते हैं, कितने व्हील रहते हैं बेटा, 4 कि 5 डिसाइड कर लो, एक डिक्की में भी रहता है ना ठीक है ना। तो कितने व्हील्स रहते हैं, कितने मिरर्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें, तो उसके हिसाब से सारा जो प्लान आउट करके उसमें भी फोरकास्टिंग लगता है। तो आपको पहले सेल्स फोरकास्टिंग करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बजट के ऊपर से आपको रॉ मटेरियल बजट की जो रॉ मटेरियल लगना है उसके हिसाब से उसका बजट बनाना पड़ेगा, एंड फिर उसके हिसाब से सप्लायर्स को ऑर्डर देना, फिर रॉ मटेरियल आपको परचेस करना है तो उसके लिए आपको कैश देना पड़ेगा, उनको पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए कैश बजट लगेगा। तो ये सारा चीज़ें बिजनेस में चलते रहता है, चाहे कोई भी प्रकार का बिजनेस है उसमें फोरकास्टिंग तो लगता ही है। उसके अलावा हम आगे जाके कुछ टेक्निक्स देखेंगे, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हमारे किचन में भी यूज़ होता है, अपने मम्मी लोग खाना बनाते हैं तो सैम्पलिंग नाम की टेक्निक हम पढ़ने वाले थोड़ी देर में। तो सैम्पलिंग नाम की टेक्निक क्या है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक ही है जो हमारे किचन में यूज़ होती है। पता नहीं मम्मी लोगों को, बट स्टिल वो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं उसमें। आपको भी पता नहीं, आपने जाने अनजाने में बहुत बार स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, जैसे आपने आपका एवरेज स्कोर निकाला हुआ है 10th में 12th में कि मेरा कितना एवरेज स्कोर बना, उसका कितना स्कोर बना, या टेस्ट सीरीज़ में मैं टॉपर हूँ या मैं सेकंड पे कैसे क्या आई, उसका कितना ज़्यादा एवरेज स्कोर आ गया, कितने मार्क्स से मेरा मेरिट गया, ये गया वो गया। इन सब में आपने अलग अलग टूल्स यूज़ किए हैं। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स बहुत अलग अलग सेक्टर में यूज़ होता है, लाइक इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में यूज़ होता है, बिजनेस सेक्टर में यूज़ होता है, अलग अलग जगह पे यूज़ होता है। तो हम थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे ही। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने स्टैटिस्टिक्स का पार्ट रखा है। इतना ही नहीं,
जैसे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है तो उसमें भी स्टैटिस्टिकल टूल्स लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, ये सारा चीज़ें उसमें यूज़ होता है। तो आपको ये सब्जेक्ट खाली सीए फाउंडेशन के लिए नहीं है, आगे सीए इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इसमें थोड़ा बहुत मीन मीडियन मोड यूज़ करना है। और सीए फाइनल में खास करके एसआरएम नाम का सब्जेक्ट है, एसआरएम दैट इज स्ट्रेटेजिक सॉरी एसएफएम नाम का सब्जेक्ट है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो नाम का सब्जेक्ट है। तो उसमें तो काफ़ी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ है, लाइक मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, प्रोबेबिलिटी, इन सब चीज़ों का यूज़ भी आपको फाइनल लेवल पे करना है। तो इसको भूलना नहीं है, अभी पढ़ लिए एग्ज़ाम पास कर लिया और भूल गया, ऐसा नहीं होगा। आपको जीवन भर आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन ये सारे टूल्स आप जो भी सीखने वाले हो इसका आपको इन फ्यूचर हमेशा यूज़ रहेगा। ठीक है, जब आप सीए फाइनल में जाओगे कि ऑब्वियसली सीए फाउंडेशन पास होने के बाद, सीए इंटरमीडिएट पास होने के बाद आप सीए फाइनल में जाओगे, सीए फाइनल में एसएफएम नाम का सब्जेक्ट पढ़ोगे। तो वहाँ पे वो टीचर आपको ये नहीं पढ़ाएगा कि भैया मीन कैसा निकालना, मीडियन कैसा निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी क्या, कोरिलेशन यानी क्या, वो कुछ पढ़ाने नहीं वाले। इट इज़ ऑलरेडी अज्यूम्ड कि आप सीए फाउंडेशन पास करके आए हो तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आती है। तो उसके ऊपर वो अपना कोई लेक्चर देगा नहीं, वो सीधा सीधा उसका एप्लीकेशन कैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में इसके टूल्स को कैसे यूज़ किया जाता है उसके ऊपर वो चर्चा करेंगे और आपको वैसे सिखाएंगे कि ये जो आप सब पढ़ चुके हो ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स, उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स में कैसे यूज़ किया जाता, वो डायरेक्ट एप्लीकेशन सिखाएंगे। तो आपको यहाँ पे तो बहुत इंट्रोडक्टरी लेवल का स्टैटिस्टिक्स है, बहुत ऐसा एकदम भयंकर या तूफान मचाने वाला ऐसा कुछ नहीं, एकदम सिंपल स्टैटिस्टिक्स है, एकदम इंट्रोडक्टरी लेवल का। बट हमें यहाँ पे बेसिक्स एकदम पक्के करने हैं, एकदम अच्छे तरीके से बेसिक्स पक्के करने, वेरिएबल्स के बारे में जानना है, टाइप्स ऑफ सीरीज़ के बारे में जानना है, उसका कन्वर्शन जानना है, ये सब चीज़ें हमको फर्स्ट चैप्टर में जानना है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट आगे की चैप्टर्स हमको पढ़ना है। एक ध्यान देना, एक याद रखना कि फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज दैट इज़ द बेस, उसमें पूरा आपका बेस क्रिएट किया जाएगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको सेकंड चैप्टर में, यानी फर्स्ट चैप्टर अच्छा रहेगा तो सेकंड चैप्टर में हेल्प मिलेंगी, फर्स्ट सेकंड मिला के थर्ड चैप्टर में हेल्प मिलेंगी, थर्ड चैप्टर के बाद उसकी हेल्प फोर्थ चैप्टर मिलेंगी। ऐसा सब कनेक्टेड है। तो बीच में का आपका कोई टॉपिक रह गया या वीक रह गया या आपको समझा नहीं तो वो आपको आगे इन फ्यूचर वाले टॉपिक्स में काफ़ी दिक्कत क्रिएट करेगी। तो मेक श्योर आप जो भी पढ़ते जा रहे हो वो स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छे तरीके से पढ़ते जाओगे, हर एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करते जाओगे, पूरी 100% अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते जाओगे। बिकॉज प्रोफेशनल कोर्सेस में चाहे आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, कोई भी कोर्स करिए, आपको हमेशा प्रोफेशनल कोर्सेस में 100% अंडरस्टैंडिंग चाहिए रहती है। आपने जहाँ पे रट लिया कि इसको ऐसा करना पड़ता है, ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे खुद टू सम एक्सटेंट फॉर्मूला कैसे क्या डिराइव हुआ है वो समझाऊंगा, देन इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे वो भी समझाऊंगा। तो मेरे तरफ से जितना होता है उतना उसका रियल एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, क्यों यूज़ करना, कैसे यूज़ करना, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। बट देर आर ऑल्सो सम लिमिटेशंस, कुछ कुछ फॉर्मूला ऐसे रहते हैं वो जैसे कि वैसे हमको लर्न करने पड़ते हैं, बिकॉज उसका जो डेरिवेशन है वो एमएससी मैथमेटिक्स में रहता है या हायर लेवल पे उसका डेरिवेशन रहता है जो अपने को यहाँ पे काम पे नहीं आता, तो हमको खाली उसका यूज़ करना है। तो कुछ फॉर्मूला जैसे वैसे हम सीखेंगे, बट मैक्सिमम फॉर्मूली जो है वो हम कैसे आए हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे इसका, कौन से काइंड ऑफ डेटा में यूज़ करना पड़ता है, ये सब सारी चीज़ें बेसिक टू बेसिक सब कुछ यहाँ पे हम अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। पहला चैप्टर जो है दैट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का। तो पहला जो पार्ट है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो उसके लिए मैंने पीपीटी बनाया हुआ है, बिकॉज उसमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा आएगा, कुछ ग्राफ्स आएंगे, कुछ डायग्राम्स आएंगे, तो आपको कलरफुल यहाँ पे दिखने के लिए, नोट्स में तो है ही, उसके अलावा यहाँ पे आपको दिखने के लिए। अदरवाइज आई डोंट यूज़ पीपीटी फॉर टीचिंग स्टैटिस्टिक्स बिकॉज दिस इज़ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो हम ये जो सॉफ्टवेयर आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है इसको हम यूज़ करते हैं, पीपीटी फॉर्म में यूज़ नहीं करते, नहीं तो आप बोलेंगे गलत लगा लिए, गलत क्लास ज्वाइन कर लिया, हम पीपीटी कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो डोंट वरी, पहला आपका पार्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट रहता है, इसलिए पीपीटी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है थोड़ा बहुत। वी नीड टू लर्न अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, व्हाट आर द टेक्निक्स, व्हाट आर द लिमिटेशंस एक्सेट्रा, एंड बाद में जैसा प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होगा वैसे हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरा स्टैटिस्टिक्स कोई पीपीटी से नहीं पढ़ाया जाता है, इट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकली सॉल्व किया जाता है, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा मैं। बट डोंट वरी, जस्ट फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्टरी चैप्टर रहता है, तो उस केस में
थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो आपके पास तो नोट्स होगी ही, उसमें जो लिखा है वही यहाँ पे पीपीटी में दिया हुआ है, प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चंस डाले हुए, कुछ एडिशनल मेरे तरफ से कुछ एडिशंस किए, तो वो अगर आपको लगता है तो आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एवरेजेस। बेसिकली स्टैट्स जो है वो एवरेजेस के साथ डील करता है। एवरेजेस के साथ डील करता है ना, क्या कि वो जनरल सेंस में बात करता है जनरली, वो एकदम ऐसा नहीं कि इतने लोग ऐसा नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल कि वी से दैट कि चाइनीज़ आर शॉर्टर देन इंडियंस, हम क्या बोलते हैं जनरली, अभी जैसे चाइनीज़ और इंडिया का थोड़ा सा चल रहा है, तो वी से दैट चाइनीज़ आर शॉर्टर देन इंडियंस, दैट मीन्स इंडियंस आर टॉलर देन चाइनीज़ पीपल, बट दैट इज ऑन एन एवरेज बेसिस, ऑन एन जनरल बेसिस वी से दैट। ऐसा है क्या कि हर एक चाइनीज़ हर एक इंडियन से शॉर्ट है? नहीं, देयर आर सम एक्सेप्शनल, कि कुछ इंडियंस ऐसे हैं जो चाइनीज़ पीपल से भी शॉर्ट है। हमारे नागपुर से ही मिस ज्योति नाम से है, जो वर्ल्ड में सबसे शॉर्टेस्ट लेडी है, वर्ल्ड की सबसे शॉर्टेस्ट लेडी है, जिसका गिनीज बुक रिकॉर्ड में उसका नाम आया हुआ है, मिसेस ज्योति करके है, उनका सरनेम मुझे याद नहीं आ रहा, तो अपने नागपुर से बिलोंग करती है। उसकी हाइट कितनी? 3 फुट, 3 फीट्स ओनली, दैट्स इट। तो बट हम जनरल सेंस में क्या बोलते हैं कि चाइनीज़ आर शॉर्टर देन इंडियंस, दैट इज ऑन एवरेज बेसिस जनरल सेंस में। अब यहाँ पे डिफिनेशन में बोला है स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ एवरेजेस। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि एवरेज यानी क्या, व्हाट डू मीन बाय एवरेज? कोई बता पाएंगे आप में से एवरेज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय एवरेज? आपने बहुत पहले भी एवरेजेस निकाले हैं, है ना, 10th में निकाला है, 12th में निकाला है एवरेज। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? कोई बताएंगे आप में से? बोलिए बोलिए। क्या आप में से काफ़ी लोग बोल रहे होंगे कि सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज समेशन एक्स अपॉन एन, एक्स एंग वैल्यूज 1 2 3 4 5, तो उसकी टोटल करो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करो, तो आपको एवरेज मिल जाएगा, है ना। ऐसे आप में से काफ़ी लोगों ने ऐसा जवाब दिया होगा। बट बेटा फिर से मेरा क्वेश्चन सुनिए, मैंने क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, मैंने ये पूछा था क्या हाउ टू कैलकुलेट एवरेज, नहीं, मैंने क्या पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज, कि एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज यानी क्या, एवरेज यानी क्या। तो स्टिल माय क्वेश्चन इज अनआंसर्ड, मेरा क्वेश्चन अभी भी आपने कुछ आंसर नहीं दिया बराबर। मैं आपको पूछ रहा मीनिंग, आप मुझे क्या बता रहे हैं? फॉर्मूला। ये तो गड़बड़ हो गया ना, कि आपके छोटे भाई बहन ने पूछा कि दीदी दीदी या भैया भैया एवरेज का मतलब क्या होता है, तो आप क्या ऐसे बोलोगे क्या, अरे बेटा जो वैल्यूज दिए उसकी टोटल करो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करो, दैट इज नथिंग बट एवरेज। बट ये क्या हो रहा है, आप एवरेज कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला बता रहे हो, आप एवरेज का मीनिंग बता रहे हो क्या? नहीं। तो आपने तो इतने बार एवरेज यूज़ किया है, फिर भी आपको मीनिंग पता नहीं, तो ये तो ऐसा तो प्रोफेशनल लाइफ में तो नहीं चलेगा, है ना। प्रोफेशनल लाइफ में तो आपको हर एक चीज़ का मीनिंग बराबर तरीके से पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे पढ़ते समय कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, तो पहले उसका मीनिंग क्या होता है वो समझेंगे, फिर उसको मेजर कैसे करते हैं, उसको गिनते कैसे, उसको निकालते कैसे, वो सीखेंगे, फिर उसका अप्लीकेशन क्या है वो सीखेंगे। तो 3 पार्ट में हम हमेशा पढ़ेंगे कि फर्स्ट मीनिंग, हाउ टू मेजर दैट, हाउ टू कैलकुलेट दैट, एंड देन इट्स देयर अप्लीकेशन, उसका अप्लीकेशन क्या है। ऐसे 3 पार्ट में हम बेसिकली कंसेप्ट को पढ़ते जाएंगे। कि जैसे एवरेज ले लो, अब एवरेज आपने कितने बार निकाला होगा ज़िंदगी में, पर आपने कभी आपके टीचर को पूछा नहीं कि एवरेज का मतलब क्या होता है, कभी टीचर ने आपको बताया नहीं एवरेज का मतलब क्या होता है, बस निकालते जा रहे, मीनिंग पता नहीं क्या होता है। तो एवरेज यानी क्या, ये तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए ना। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लेना होगा तो कि आपकी बैच है ना, आपकी बैच है से बैच 1 एंड बैच 2, ठीक है ना। अब बैच 1 का मैंने अगर बोला कि एवरेज स्कोर जो है बैच 1 का, हमने सपोज टेस्ट ली, बैच 1 का एवरेज स्कोर आउट ऑफ 100 70 आया हुआ है, और बैच 2 का एवरेज स्कोर आउट ऑफ 100 60 है, तो कौन सी बैच अच्छी है, कौन सी बैच अच्छी है? सब लोग क्या बोलेंगे, हमारी बैच अच्छी है। आपकी बैच बैच 1 है, दूसरी बैच बैच 2 है ना। तो बैच 1 का स्कोर, एवरेज स्कोर जो आउट ऑफ 100 70 आया है, और बैच 2 का स्कोर जो है वो 60 आया है, तो खुद ही खुद की तारीफ कर लो, है ना। पहले दिन में खुद की तारीफ कर लो, हम अच्छे, चलो भाई बाकी सब अच्छे, हम अच्छे, ठीक है, मान लेते। तो आपका एवरेज स्कोर है 70, इसका मतलब क्या ये बताओ, इसका मतलब क्या है ये बताइए, तो बोलिए
एवरेज स्कोर 70 का मतलब ये होता है क्या कि आप में से हर एक स्टूडेंट को 70 मार्क्स मिले? ऐसा हो भी सकता है, बट दैट विल बी वेरी वेरी रेयरेस्ट केस कि क्लास में हर एक स्टूडेंट को सेम मार्क मिले हैं। सेम मार्क मिले ने इन्विजिलेशन ने प्रॉपर इवेल्यूटी नहीं किया है, या पेपर वैल्यूअर ने प्रॉपर इवेल्यूटी नहीं किया, सबको ऐसे मार्क दे दिए आंखें बंद करके। ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो एवरेज स्कोर 70 का मतलब क्या होता है कि आप में से काफ़ी लोगों को अबाउ 70 भी मार्क्स मिल सकते हैं, किसी को 90 मिले होंगे, किसी को 79 मिले होंगे, किसी को 89 मिले होंगे, किसी को 85 मिले होंगे, और आप में से कुछ लोगों को 30 मिले होंगे, 40 मिले होंगे, किसी को 60 मिले होंगे, किसी को 50 मिले होंगे, ऐसे कुछ ना कुछ स्कोर मिले होंगे। बट इन सबको मिला के टोटल किया, फिर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किया, तो हमारा एवरेज स्कोर कितना आया? 70। आपके बैच का एवरेज स्कोर कितना आया? 70। और बैच 2 का उसी प्रकार से हमने एवरेज निकाला तो कितना है? 60। दैट मीन्स दिस इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर बैच। एक ऐसी स्कोर है, एक ऐसा सिंगल वैल्यू है जो आपके पूरे बैच को रिप्रेजेंट करता है। सो व्हाट डू मीन बाय एवरेज? एवरेज इज नथिंग बट इट इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट दी होल डेटा। पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने वाला एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसी फिगर दैट इज कॉल्ड एज एवरेज। कितना सिंपल है ना, कि क्योंकि यहाँ पे सपोज यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स है और यहाँ पे सपोज 250 स्टूडेंट्स है। अब ऐसे क्या स्टूडेंट टू स्टूडेंट मैच कर पाएंगे क्या अपन? डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हमें 100 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर निकालेंगे और यहाँ पे भी 250 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर निकालेंगे, और फिर हम एक बैच को दूसरे बैच के साथ कंपेयर कर पाएंगे। अब ये जो 70 एवरेज स्कोर आया है, ये कितने स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंट करता है? ये 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये जो 60 एवरेज स्कोर आया है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये पूरे 250 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? तो एवरेज मीन्स इट इज़ अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट टू द होल डेटा। पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू, पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू, दैट इज नथिंग बट एवरेज। ठीक है, अभी समझे बराबर? तो आपने इतने बार एवरेज निकाला था जिंदगी में, कभी सोचना तो था कि एवरेज का मतलब क्या होता है ना? सिर्फ निकालते गए, सोचे नहीं। तो अपना प्रॉब्लम वही होता है, हम सोचते कम है, करते ज़्यादा है ना? तो पहले सोचा करो, बाद में किया करो, है ना? तो पहले सोचा करो, कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना है तो उसके बारे में थोड़ा सा गिव इट अ थॉट कि आप क्या करने वाले हो, किस लिए कर रहे हो, और फिर उसके बाद करो। ये तो हमारी खासियत रहती है भारतीय लोगों की, इंडियन लोगों की खासियत, पहले कर डालते बाद में सोचते, जो होगा देखा जाएगा, है ना? पहले कर डालते फिर बाद में सोचते, जो होगा देखा जाएगा, बड़ा प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, देन और एक डेफिनेशन है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस which deals with collection of data, classification, that is also called as organization of data, analysis of data and interpretation of data. तो definition क्या बोलते हैं? Statistics is a science which deals with collection of data, classification और organization of data या tabulation of data, analysis of data and interpretation of data. अब ये क्या होता है? Classification, collection, analysis, interpretation क्या होता है? तो जैसे आप सब ने एडमिशन जब ली, तो आपने कभी कॉलेज में एडमिशन ली होंगी या हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ली होंगी, तो आप सब ने फॉर्म भरे होंगे, है ना? तो फॉर्म में क्या क्या आता है? आपका नाम पूछा जाता है, आपका एड्रेस पूछा जाता है, आपका फ़ोन नंबर पूछा जाता है, पेरेंट्स मोबाइल नंबर पूछा जाता है। क्यों ज़रूरी है? कि आप अगर पढ़ नहीं रहे होंगे तो आपके पेरेंट्स को बताना पड़ेगा ना कि आपका बेटा बेटी इतना स्कोर आ रहा है, उतना स्कोर आ रहा है, तो आप अच्छे से पढ़ोगे, और है ना, कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे ना। देन आपने एग्ज़ाम पास कौन सी की अभी तक के, उसके बारे में डिटेल्स, क्या स्कोर रहा है, ये सारे दिन कौन सी बैच ज्वाइन की, बिकॉज हमारे पे तो बहुत सारी बैचेस चलती है हमारे इंस्टीट्यूट में, 11, 12 स्टेट बोर्ड, CBSE प्लस CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट फाइनल, CSET, CS एग्जीक्यूटिव, इतने सारे बैचेस चलते रहते हैं। उसमें भी मल्टीपल, जुलाई बैच अलग, अप्रैल बैच अलग, हर महीने कोई ना कोई बैच ये वो चलते रहता है। तो अभी कहाँ ना कहाँ पे आपको हर जगह पे जहाँ पे भी आप एडमिशन लोगे वहाँ पे आपको फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। हमको भी डिटेल्स लगेंगे ना कि कौन से बैच में कितने लड़के कितने लड़कियाँ हैं, उनके नाम क्या है, कहाँ पे रहते हैं, कैसा है, तो हमको भी डेटा लगेगा। तो हम वो डेटा कलेक्ट करते हैं। कैसे कलेक्ट करते हैं? आपने आइदर ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा या फिजिकली ऑफिस में जाके फॉर्म भरा होगा, है ना? तो ऑनलाइन भी फॉर्म भरा होगा तो उसमें अपने आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पेरेंट्स नेम, पेरेंट्स मोबाइल नंबर, देन एग्ज़ाम पास्ट, क्लासेस ज्वाइन, ये सारा चीज़ें वहाँ पे आप वहाँ पे फिल करते हो। तो वो क्या होता है, फॉर्म के थ्रू हम आपका डेटा कलेक्ट करते हैं। जितने भी लोग हमारे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं उनका डेटा ऑटोमेटिकली कलेक्ट होता है, सारा उनके पर्सनल डिटेल्स जो है वो सारे कलेक्ट होते हैं। दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा।
ना वो फॉर्म को अगर रखे रहेंगे, जैसे रिसेप्शन मैम ने इतने फॉर्म जमा किए दिन के, ऐसा कोई वहाँ पे अवरली डिफाइंड तो नहीं है कि 10 से 11 के बीच में स्टेट बोर्ड वाले एडमिशन लेंगे, 12 से 2 के बीच में सीबीएसई वाले लेंगे, 2 से 3 सीए फाउंडेशन, 3 से 4 इंटरमीडिएट और 4 से 6 फाइनल, ऐसा तो कुछ रूल नहीं है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी ऐसा कुछ रूल नहीं है कि इतने टाइम में ही आपका विंडो ओपन रहेगा, कोई भी कभी भी कैसा भी ऑनलाइन भी परचेस कर सकता है। तो फॉर्म सब इतना सारा डेटा जमा हो गया। अब मुझे, जैसे राहुल नाम बहुत कॉमन है, राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, प्लीज़, राहुल नाम बहुत कॉमन है। तो जैसे आप में से कोई राहुल डेफिनेटली होगा, तो सपोज़ मेरे को राहुल को फ़ोन करना है, राहुल से बात करनी है, तो मैंने मैम को बोल दिया कि आप राहुल का फ़ोन नंबर दीजिए। अब राहुल का फ़ोन नंबर दीजिए, यानी सबसे पहले मैम पूछेंगी कि सर कौन से बैच का लड़का राहुल। अब राहुल और कुलकर्णी, कुलकर्णी भी कितना कॉमन सरनेम है, बहुत कॉमन सरनेम है। या देशपांडे ले लो, राहुल देशपांडे बहुत बड़े सिंगर है, आपको पता होंगे, इंडिया के क्लासिकल सिंगर है राहुल देशपांडे। तो सपोज राहुल एंड देशपांडे दोनों भी नाम, मैंने राहुल देशपांडे बोल दिया, तो हो सकता है एक ही बैच में 2-4 राहुल देशपांडे निकले, ये तो गड़बड़ होगा। तो हैड टू बी स्पेसिफाई दैट कि भैया ये बैच का ये लड़का है, ये बैच का ये राहुल, ऐसा मुझे बताना पड़ेगा। तो मैम क्या करेंगी, वो पूरे फॉर्म के गट्ठे में से एक एक फॉर्म ढूंढते बैठेंगी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ऐसे करेंगे क्या, नहीं। तो जैसे ही हमको फॉर्म मिलता है, हम क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई कर लेते, वो डेटा को क्लासीफाई कर लेते बैचेस वाइज। कैसे करते, बैचेस वाइज क्लासीफाई करते। जैसे थोड़ा सा हम करके देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक ये एक्सेल शीट दिख रही है, उसमें हमने कुछ क्लासिफिकेशन हेड्स बना के रखे कि नेम एंड एड्रेस, मोबाइल नंबर, पेरेंट्स मोबाइल नंबर, एग्ज़ाम पास, स्कोर क्या है, क्लासेस ज्वाइन, कौन सी बैच ज्वाइन किए, देन टेस्ट हम जब कंडक्ट करते हैं तो उनका भी स्कोर यहाँ पे मेंटेन करते हैं, सो दैट हमको स्टूडेंट वाइज सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि उसका कैसा ग्रोथ हो रहा है, कैसा वो परफॉर्म कर रहा है, वो पूरा हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल रहता है, सब्जेक्ट वाइज, स्टूडेंट वाइज, क्लासेस वाइज, बैच वाइज, एवरीथिंग, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये डेटा को पहले क्लासीफाई कर ले, पहले कलेक्ट करते हैं थ्रू फॉर्म्स, फिर यहाँ पे जो शीट है हमारी, जो एक्सेल शीट बनी हुई है, उसमें हम डालते जाते हैं। क्या डालते जाते हैं, जैसे थोड़ा सा फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ डेटा फिल करते हैं कि जैसे राहुल नाम का लड़का आया होगा, पहले उसका फॉर्म आएगा, तो राहुल लिख दिया, मोबाइल नंबर है हमारे पास, आपको नहीं बताएंगे, इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, पेरेंट्स मोबाइल नंबर भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, एग्ज़ाम पास अगर फाउंडेशन कर रहा है तो होप सो 12th पास करने के बाद ही फाउंडेशन दे सकते हैं, तो एग्ज़ाम पास 12th मान लेते, स्कोर उसका आया होगा 85, क्लासेस ज्वाइन सीए फाउंडेशन, क्लासेस ज्वाइन सीए फाउंडेशन, टेस्ट ली नहीं तो उसके मार्क्स डाल नहीं सकते। फिर सेकंड, ईशा नाम की लड़की है सपोज, है ना, तो उसका भी मोबाइल नंबर आपको नहीं पता चलेगा, डोंट वरी, इनक्रिप्टेड फॉर्म में। फिर ये भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में है ना। फिर एग्ज़ाम पास 12th, स्कोर उसका, स्कोर सपोज इसका 89% होगा, एंड क्लासेस ज्वाइन सीए फाउंडेशन, क्लासेस ज्वाइन की उसने, ठीक है। और एक कोई आपका भी बोल सकते हो नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को सुनाई देगा तो मैं डेफिनेटली डालूंगा यहाँ पे। और कोई बोलिए, नाम बोलिए आपका। देवा होगा, कोई देवा नाम का होगा, है ना, तो उसका भी मोबाइल नंबर हमारे पास है। ये भी एग्ज़ाम पास 12th, उसका स्कोर सपोज 75% होंगे, क्लासेस ज्वाइन बिकॉज सेम बैच के सभी लोग, तो सीए फाउंडेशन ही ज्वाइन किया सबने, है ना। देन और कोई रुपेश नाम का होगा लड़का, तो रुपेश नाम भी आ गया। सेम चीज़ हम क्या करें, डेटा को क्लासीफाई करें, हमने आपके डेटा को फॉर्म के थ्रू कलेक्ट कर लिया, अभी डेटा को क्लासीफाई कर रहे। एग्ज़ाम पास 12th, क्लासेस ज्वाइन, स्कोर क्या था रुपेश का, वो हो सकता है 78%, क्लासेस ज्वाइन सीए फाउंडेशन, अभी सभी सेम बैचेस वाले, इसलिए यहाँ पे सीए फाउंडेशन लिख के आ रहा है, पर फॉर्म जैसा जैसे आएगा, कुछ सीबीएसई के आ सकते हैं, कुछ स्टेट बोर्ड के आ सकते हैं, कुछ इंटरमीडिएट के आ सकते हैं, तो वो हिसाब से यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन लिखेंगे, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाउंडेशन, उसमें भी अलग अलग बैचेस, अप्रैल में, जून, अगस्त, दिसंबर, ये अलग अलग बैचेस, वो सब लिखते बैठेंगे। यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा बिकॉज मैं यहाँ पे टाइपिस्ट का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया हूँ ना, वी आर हियर टू लर्न द थिंग्स, नॉट एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे सब होता है। और कोई, तो और कोई स्टूडेंट, तो गौरी नाम की स्टूडेंट है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया, पेरेंट्स मोबाइल नंबर आ गया, क्लासेस एग्ज़ाम पास 12th, स्कोर उसका हो सकता है 95% हो, और क्लासेस ज्वाइन सीए फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन की है उसने भी, ठीक है। ये सारा डेटा हमने क्लासीफाई कर लिया,
तो हमने क्या किया, ये सारा डेटा क्लासीफाई कर दिया फ्रॉम योर फॉर्म। आपने जो भी फॉर्म भरा था तो पहले डेटा कलेक्ट किया फ्रॉम द फॉर्म्स, फिर उसको हमने ऐसे क्लासिफिकेशन कर लिया। अब यहाँ पे सभी सीए फाउंडेशन के लोग इसीलिए सीए फाउंडेशन लिख के आ रहा, अगर आप स्टेट बोर्ड के रहते तो स्टेट बोर्ड लिख दिया रहता, अगर आप सीबीएसई के रहते तो सीबीएसई लिख दिया रहता, अगर सीए इंटरमीडिएट के रहते तो सीए इंटरमीडिएट के पूरा डेटा आ गया रहता। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर मुझे सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के बारे में जानना है तो मैं यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन लगाऊंगा, सीए इंटरमीडिएट जैसे सिलेक्ट करूँगा वैसे पूरा का पूरा डेटा पूरा छाट के मुझे सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स ही दिखेंगे, बाकी कोई स्टूडेंट नहीं दिखेंगे। अगर मुझे सीबीएसई के स्टूडेंट्स चाहिए तो मैं यहाँ पे सीबीएसई स्टूडेंट सिलेक्ट करूँगा फिल्टर लगा के, तो मुझे खाली सीबीएसई के स्टूडेंट दिखेंगे, बाकी कोई नहीं दिखेंगे। तो मेरे लिए कितना ईजी होता है, बार बार वो फॉर्म को देखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे फटाक से मैं विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी मैं यहाँ पे फटाफट डेटा को एनालाइज कर सकता हूँ, डेटा को छाट सकता हूँ, क्लासीफाई करके रखा है तो उसके हिसाब से मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ। तो पहले हमने कलेक्शन किया फ्रॉम द फॉर्म्स, उसके बाद उसको क्लासिफिकेशन किया, फिर आगे हमने आपके टेस्ट लेते गए। टेस्ट होंगे ना, आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट होती है, फिर 2-3 चैप्टर्स मिला के टेस्ट होती है, आखिर में टेस्ट सीरीज भी होती है। तो ये सारे टेस्ट चलते रहे। तो टेस्ट में आपको मार्क्स मिलते गए कि अभी मुझे नाम नहीं पता, आपको भी नाम नहीं दिख रहे, मुझे भी नाम नहीं दिख रहे, सो आई डोंट नो, मैं ऐसे अंदाज से दे रहा हूँ मार्क्स। ये एग्जाम्पल इसलिए, नहीं तो बोले ये सर तो भलते आइटम कर रहे, बोले वैल्यूएशन ऐसे अंदाज से करते हैं, अंदाज से नहीं होता है, खुद मैं पेपर चेक करता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। यहाँ पे एग्जाम्पल चल रहा है इसलिए मैं अंदाज से मार्क्स डाल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले पर्सन को जो है, जो भी होगा, मुझे अपनी नाम तो याद नहीं, पहला पर्सन जो भी होगा उसको सपोज 78 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट पर्सन ने 60 मार्क्स स्कोर किया होगा टेस्ट में, उसके नेक्स्ट पर्सन ने सपोज 55 मार्क्स स्कोर किया, उसके नेक्स्ट पर्सन में अगर 86 मार्क्स स्कोर किया होगा, उसके नेक्स्ट पर्सन ने सपोज 90 मार्क्स स्कोर किया होगा। तो आपका क्या हुआ, एवरेज स्कोर हमने निकाला यहाँ पे 73.8, आपका एवरेज स्कोर आया 73.8। तो इसकी कुछ एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे आपने बताया था, इसकी टोटल करिए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बोले मेरा तो नाम लिया ही नहीं, अरे भाई दुखी मत हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, सबका टाइम आएगा, आज ये 5 लोगों का टाइम है, ठीक है ना, आपका भी टाइम आएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हमको कंसिडर करने हैं, ठीक है ना। 5 ही स्टूडेंट्स इसलिए लिए क्योंकि आपको दिखाना है मुझे कुछ कंसेप्ट समझाना है, इसलिए 5 ही स्टूडेंट लिए। तो आपने दुखी नहीं होना कि आपका नाम नहीं लिया सर ने, आपका नाम नहीं दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, डोंट वरी, बहुत सारे एग्जाम्पल रहेंगे, सबका टाइम आएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए पहले। तो इसकी टोटल आ गई 369 डिवाइड बाय 5 करो तो ये आ गया 73.8, तो एवरेज स्कोर आ गया 73.8। सिंपल। तो ये हो गया एनालिसिस ऑफ द डेटा, कि पहले आपने डेटा कलेक्ट किया, फिर बाद में उसको क्लासीफाई किया, फिर स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई किया। कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई किया आपने, एवरेज नाम का स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई किया, और आपका एवरेज आया 73.8, ये 5 स्टूडेंट्स का एवरेज आया 73.8। फिर टेस्ट 2 में और हमने आपको पढ़ाया, टेस्ट 2 में एवरेज आया 65, आपका एवरेज स्कोर आया 65। फिर टेस्ट 3 हुई, टेस्ट 3 में आपका एवरेज स्कोर आया 60। अरे बोले ऐसा कैसा, कि जैसे देखो जब आप पहली बार आए, फ्रेश थे, हमने आपको थोड़ा सा पढ़ाया तो एवरेज स्कोर आया 73.8, ठीक है, आपके सामने। फिर हमने आपको और थोड़ा सा पढ़ाया, तो टेस्ट 2 में आपका एवरेज स्कोर आया 65। फिर हमने आपको और थोड़ा सा पढ़ाया तो आपका एवरेज स्कोर आया 60। तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा क्या यहाँ पे, हाँ, एक बार 73.8, एक बार 65, फिर 66, यानी जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका एवरेज स्कोर कम होते जा रहा है। अब यहाँ पे एवरेज स्कोर यानी किसी एक का नहीं है, सबका मिला के, अभी हमने एवरेज की डिफिनेशन पढ़ी ना, इट इज़ अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट दी होल डेटा। तो 65 एवरेज स्कोर यानी हर एक को 65 मार्क्स मिलेंगे या हर एक को 65 के नीचे मिले, ऐसा नहीं। कोई लोग होंगे जिन्होंने 65 के ऊपर भी स्कोर किया होगा, कोई लोगों ने 65 के नीचे भी स्कोर किया होगा, बट सबका मिला के एवरेज क्या आ रहा, 65। फिर टेस्ट 3 में सबका मिला के एवरेज क्या आ रहा, 60। तो बहुत सारे लोगों के मन में आऊँगा, गलत पेन ड्राइव खरीद लिया, गलत बैच लगा ली, गलत फैकल्टी का देख रहे, बोले इधर तो जैसे जैसे पढ़ते जा रहे वैसे वैसे स्कोर कम होते जा रहा बोले। तो अब ये हो गया एनालिटिकल पार्ट, ये हो गया एनालिसिस का पार्ट, कि हमने आपकी टेस्ट ली, उसके हिसाब से हमने एवरेज स्कोर निकाला स्टैटिस्टिकल टूल लगा के, तो हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं। अभी उसके आगे इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा ना, कि हमने 4 पॉइंट्स देखे, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब इसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। क्या होगा भैया इंटरप्रिटेशन, क्या होगा, बोलो, मैं सुनने को तैयार हूँ, आपके मन में जो भी होगा मैं सुनने को तैयार हूँ, बोलिए क्या इंटरप्रिटेशन होगा। एक तो सोचिए क्या इंटरप्रिटेशन होगा, सोचिए, मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट देता हूँ आपको।
आगे कुछ पॉइंट्स देखो ना, 73.8, 65, 60, क्या होगा इंटरप्रिटेशन? कि सबसे पहली बात कि स्टूडेंट्स पढ़ नहीं रहे, है ना, यही सोचा था ना आपने, यही सोचा ना, स्टूडेंट्स पढ़ नहीं रहे, अच्छे नहीं सोचा था। दूसरी बात, टीचर बेकार है, ये सबसे इजीएस्ट एक्सक्यूज़ है ना, कि टीचर खराब है, टीचर का समझ नहीं रहा है ना। ये तो सबके मन में आऊँगा, जो ये वीडियो देख रहा होगा सबके मन में कि यार टीचर खराब है करके, हमको समझ नहीं रहा है ना, इसलिए हमारा एवरेज स्कोर खराब हो रहा है। अदरवाइज मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो एकदम जीनियस हूँ, मैं तो एकदम सिंसियर हूँ, टीचर खराब है इसलिए मेरा पढ़ाई नहीं हो रही, टीचर खराब है इसलिए मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं ना। तो वो तो अपन ईजिली बोल देते। तो पहला पॉइंट हमने बोला कि भाई स्टूडेंट्स रेगुलर नहीं रहते, रेगुलर अटेंड नहीं करते, रेगुलर वीडियोज़ नहीं देखते, जितना बोलो उतना होमवर्क नहीं करते। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं अरे टीचर खराब है, टीचर बराबर नहीं पढ़ाता, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाता समझ में नहीं आ रहा। फिर और क्या हो सकता है, और हम बोलेंगे कि आप रेगुलरली वीडियोस नहीं देखते और आप होमवर्क नहीं करते, या टेस्ट ही बहुत हार्ड आई, आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन आ गए गलती से, तो उसके चलते भी हो सकता है। तो ये सब हम इंटरप्रेट करें कि क्या रीजंस हो सकते हैं इसके, क्या रीजंस हो सकते हैं। फिर इसका इंटरप्रेट करके क्या करोगे आप, करेक्टिव एक्शंस लेना पड़ेगा ना, आपको करेक्टिव एक्शंस लेना पड़ेगा कि अगर टीचर खराब है तो फैकल्टी को चेंज करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स खराब है तो स्टूडेंट्स को चेंज नहीं कर सकते ठीक है ना, स्टूडेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा, पेरेंट्स मीटिंग लेना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि आपका बेटा है बेटी एंजॉय कर रहा है, हाँ बहुत ऐश कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, तो भैया पढ़ाई को लगाओ उसको, वीडियो लेक्चर्स ले तो क्या हुआ, पर वीडियो देखना भी तो चाहिए ना, नहीं तो बस दर्शन मिटकरी खिस्से में बोले, दर्शन मिटकरी पेन ड्राइव में खिस्से में बोले अपने, तो अपन खिस्से में लेके घूमते बोले टीचर्स को, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पढ़ाई भी तो करना चाहिए, पेन ड्राइव ले लिया है देखना भी तो चाहिए, वीडियोज़ ले लिए देखनी भी तो चाहिए ना, तो वो भी होना चाहिए। देन और क्या करेक्टिव एक्शंस लेंगे, आपको होमवर्क ज़्यादा बढ़ा देंगे, टेस्ट ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देंगे, सो दैट आपका परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से हाई, नहीं क्या बोलते उसको, इंक्रीजिंग ट्रेंड में आपका परफॉर्मेंस आना चाहिए। तो दिस नेवर हैपन्स विथ अवर केस, हमारे साथ ऐसा कभी आपका होगा नहीं, डोंट वरी, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ये जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको डरने की कोई बात नहीं है, और आपकी फीस भी रिफंड होने नहीं वाली है, ठीक है ना ठीक है, मजाक करो, ऐसा नहीं होता है, जस्ट एक एग्जाम्पल है। दूसरा भी सीनेरियो हो सकता है ना, ये हो गया सीनेरियो 1, ये सीनियर 1, दूसरा भी सीनियर हो सकता है। दूसरा सीनियर क्या हो सकता है कि आप जब आए टेस्ट 1 ली तो 73.8 स्कोर आया आपका, फिर और आपको पढ़ाया तो आपका स्कोर, एवरेज स्कोर जो है वो 77 हो गया, फिर आपको और पढ़ाया तो आपका एवरेज स्कोर, आपके बैच का एवरेज स्कोर 80% हो गया, 80 आ गया। बहुत बड़ी बात होती है एवरेज स्कोर 80 आना नहीं, मजाक नहीं है वो, बहुत बड़ी बात है एवरेज स्कोर 80 आना नहीं, है ना। अब ये बताओ, अब ये तो एनालिसिस करके हो गया सपोज टेस्ट का, अभी इसका इंटरप्रिटेशन बोलो, बोलो सुनने को बेकरार हूँ मैं, बोलिए बोलिए, इसका इंटरप्रिटेशन क्या, इसका तो बता दिया आपने टीचर खराब, इसके बारे में क्या बोलूँगी, सेकंड सीनियर के बारे में क्या बोलूँगी। यहाँ पे आप जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो हमारे साथ, वैसे वैसे आपका स्कोर बढ़ते जा रहा है, विच नॉर्मली हैपन्स विथ अवर फैकल्टी मेंबर्स। आप हमारे टीम के साथ पढ़ के जाओगे तो आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा, नॉलेज बढ़ेगा तो डेफिनेटली मार्क्स तो आने नहीं है, मार्क्स कहाँ जाएंगे, हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है नॉलेज के ऊपर, मार्क्स के ऊपर फोकस नहीं करना, नॉलेज आएगा तो मार्क्स आ जाएंगे, डोंट वरी। पर मार्क्स आ सकते कभी कभी, नॉलेज नहीं आ सकता, ये गड़बड़ हो सकता है ना, तो इसलिए नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको रियल लाइफ में इसको सब यूज़ करना है, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं है ये, है ना। तो अभी बताइए क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला रीज़न आपके मन में आऊँगा कि हम सब लोग पढ़ाकू बच्चे, एकदम स्टूडियस बच्चे हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं, होमवर्क रेगुलरली करते हैं, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते हैं, वीडियो लेक्चर्स रेगुलरली देखते हैं, तो सब पूरी सिंसियरिटी आपकी तरफ ही है। और कभी बारीक से मन में आ जाएगा कि टीचर भी ठीक ठाक पढ़ा लेता है ना, आ गया होगा मन में कि टीचर भी ठीक ठाक है, समझ जाता हमको करके, पढ़ा लेता अच्छा करके, है ना, तो वो भी बोल देंगे आपकी टीचर भी अच्छा है, पढ़ा देता अच्छे तरीके से, कंसेप्ट सारे समझ रहे, तो ये भी इसके इंटरप्रिटेशन होंगे, है ना। अभी ये आप सब स्टूडेंट हो इसलिए मैंने मार्क्स की बात की, आप सब स्टूडेंट हो इसलिए यहाँ पे मैंने मार्क्स की बात की। सपोज ये बिजनेस रहा है, ये बिजनेस रहा है, और सपोज मैं इसको प्रॉफिट नाम दूँ, क्या नाम दूँ इसको, मैं प्रॉफिट बोलूँ इसको, एवरेज की जगह मैं यहाँ पे इसको बोलूँ प्रॉफिट, तो थोड़ा बिजनेसमैन के हिसाब से अपन सोच सकते हैं क्या कि प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, कि आपने जस्ट बिजनेस रीओपन किया है, या आपने रीओपन किया, आपने पहली बार बिजनेस स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट ईयर में आपका प्रॉफिट 73.8 लाख का हो गया है, दिस इज वैल्यूज इन लैक्स है, फिगर्स इन लैक्स है, ठीक है ना। पहले ही साल आपका दमदार प्रॉफिट 73.8 लाख हो गया, फिर दूसरे साल आपका प्रॉफिट 65 लाख हो गया, फिर तीसरे साल आपका 60 लाख प्रॉफिट हो गया। और ये तो गड़बड़ हो रहा है, बिजनेस का प्रॉफिट जैसा जैसा आप बिजनेस करते जा रहे हो, ईयर ऑन ईयर जैसे बिजनेस करते जा रहे हो, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट जो है कम कम होते जा रहा है।
तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो पहले आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा व्हाई माय प्रॉफिट इज गोइंग इन डिक्रीजिंग ट्रेंड। एक आपको ट्रेंड मिल रहा है ना, डिक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है, तो मेरा प्रॉफिट डिक्रीजिंग ट्रेंड में क्यों जा रहा है, उसके बारे में पहले आपको सोचना पड़ेगा, उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा और फिर करेक्टिव एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। तो क्या इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, हमने एनालिटिक्स तो कर लिया, एनालिसिस कर लिया, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट फॉर द ईयर्स एनुअल प्रॉफिट निकाल लिया, जो आपको दिख रहा है फर्स्ट ईयर में 73.8 था, सेकंड ईयर में 65 हो गया, थर्ड ईयर में 60 हो गया। पर उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं कम होने के, एनीबडी कैन टेल मी? सोचिए 2 मिनट सोचिए, सोच लिया क्या रीजंस हो सकते हैं? हो सकता है आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट खराब हो जाए, है ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी सस्टेन नहीं कर पा रहे, गुड क्वालिटी आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। सेकंड, आफ्टर सेल सर्विस नहीं प्रोवाइड करे। सपोज ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप कार सेल करते हो तो कार को आफ्टर सेल सर्विस भी देनी पड़ती है, या देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स लाइक वॉशिंग मशीन है, टीवी है, आफ्टर सेल सर्विस भी देना पड़ता है, तो आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे रहे आप, इसलिए आपकी प्रॉफिट मार्जिन यानी सेल्स कम हो रहा है, इसके चलते प्रॉफिट भी कम हो रहा है। और प्राइस आपकी बहुत ज़्यादा होंगी, आपकी कंप्यूटर की प्राइस कम है, आपके प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी आपका सेल्स डाउन हो गया, प्रॉफिट कम होते जा रहा है। और क्या हो सकता है, आपकी ब्रांड इमेज इतनी अच्छी नहीं है, ब्रांड इतना अच्छा नहीं है, तो उसके चलते भी सेल्स धीरे धीरे कम हो रहा है। बहुत अच्छे फॉरेन के अच्छे ब्रांड्स आ गए विद द सेम प्रोडक्ट्स, तो आपका सेल इम्पैक्ट करेगा। तो आपको फिर कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। थ्रू दिस आपने एक बार इंटरप्रेट कर लिया कि कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। क्या करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे कि आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सबसे पहले इंप्रूव करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस कम करना पड़ेगा, सो दैट आपके प्रॉफिट बढ़े। फालतू के खर्चे जो है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फालतू के खर्चे वो कम करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर भी कंट्रोल में लाए तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा ना, तो भी कर सकते हो आप। ब्रांड इमेज बिल्टअप करना पड़ेगा, आपकी जो प्रोडक्ट, आपकी जो कंपनी है, आपकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसका ब्रांड इमेज बिल्टअप करना पड़ेगा। आफ्टर सेल सर्विस अच्छे से देना पड़ेगा, तो भी आपका प्रॉफिट जो है, यानी पहले सेल्स बढ़ेगा, उसके साथ साथ आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो आपको ये करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो पहले हमने मार्क्स के हिसाब से सोचा, अभी हम बिजनेस प्रॉफिट के हिसाब से सोच रहे कि रियल लाइफ में क्या होता है उसके हिसाब से सोच रहे, सेम थिंग है ना। सेकंड सिनेरियो देखो, सेकंड सिनेरियो में क्या हुआ कि पहले ही साल आपका बिजनेस एकदम 73.8 लाख का प्रॉफिट कर लिया, सेकंड ईयर में 77 लाख का प्रॉफिट कर दिया, और थर्ड ईयर में 80 लाख का प्रॉफिट किया। वाओ, ईयर ऑन ईयर आपका बिजनेस जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है, आपका जो प्रॉफिट लाइन्स है, आपके जो प्रॉफिट फिगर्स है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, कितना बढ़िया। क्या इंटरप्रिटेशन होंगे इसके, क्या रीजंस होंगे इसके? एक तो दमदार क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, एकदम बेस्ट टू बेस्ट, इसलिए सेल्स बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है, ब्रांड इमेज अच्छी बिल्टअप की है आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। कॉम्पिटिटिव प्राइस है आपके प्रोडक्ट की, एकदम कॉम्पिटिटिव प्राइस है, एकदम रिजनेबल प्राइस है, सारे कस्टमर खुश है, कस्टमर का फीडबैक बहुत बढ़िया है। तो आप सेकंड सिनेरियो जो है उसमें आप क्या सोचोगे, और बिजनेस एक्सपांड करने का सोचोगे, है ना, बिजनेस जो अपना एक्सपांड करने का सोचोगे। जैसे आपका बिजनेस जो है आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो वर्ल्ड वाइड भी जा सकते हो कोई भी प्रोडक्ट के साथ, क्या प्रॉब्लम है उसमें। जैसे हमारे नागपुर के हल्दीराम बहुत फेमस है, उसका वर्ल्ड वाइड सेल है, वर्ल्ड वाइड सेल है। पहले उन्होंने नागपुर से स्टार्ट किया था, फिर महाराष्ट्र लेवल, फिर इंडिया लेवल, अभी वर्ल्ड वाइड बेचते हैं वो। आप जैसे जो टूरिस्ट कंट्रीज़ है, जैसे सिंगापुर है, मलेशिया है, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे भी हल्दीराम के प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको, यूएस में भी मिलते हैं, यूके में भी मिलते हैं, लंदन में भी मिलते हैं। जैसे नाइके ब्रांड है, यूएस का ब्रांड है, आपको यहाँ पे मिलता है कि नहीं, आपके शहर में मिलता है कि नहीं, आपके जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे नाइके ब्रांड के शूज़ मिलते हैं कि नहीं मिलते, क्यों? बिकॉज वर्ल्ड वाइड आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब आपका प्रॉफिट एलिमेंट बढ़ते जा रहा है ईयर ऑन ईयर, तो आप यहाँ पे सोचोगे बिजनेस को एक्सपांड करने का सोचोगे, है ना। बिजनेस को क्लोज करने का सोचोगे क्या, नहीं, बिजनेस को एक्सपांड करने का सोचोगे इन फ्यूचर में। और जब आपके प्रॉफिट कम होते जा रहे हैं, तो आप आपका खर्चा कम करने का सोचोगे, प्रॉफिट कैसे बढ़ाएंगे। अगर कोई लॉस मेकिंग यूनिट होगा, जैसे आपके 5-6 फैक्ट्रीज है, एक आधी फैक्ट्री लॉस मेकिंग में होंगी, तो आप वो फैक्ट्रीज को बंद कर दोगे, सो दैट बाकी के लोगों का प्रॉफिट से बाकी लोगों का जो प्रॉफिट है वो ये फैक्ट्री के लॉस से कम ना हो, अफेक्ट ना हो, तो आप लॉस मेकिंग यूनिट क्लोज कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आप अलग अलग जो है डिसीजंस ले सकते हो, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे आपको चेंज कर दिया, मैंने मार्क्स की जगह यहाँ पे प्रॉफिट बोल दिया, टू कनेक्ट विथ रियल लाइफ के कनेक्ट करने के लिए मैंने मार्क्स की जगह प्रॉफिट बोल दिया। तो बेसिकली ये डेफिनेशन के 4 पॉइंट्स वही आते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस विच डील्स विथ कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो हमको हमारा पूरा स्टैटिस्टिक्स जो है इन 4 पार्ट्स में पढ़ना है।
ऑब्वियस बात है, विदाउट कलेक्शन यू कैन नॉट डू क्लासिफिकेशन, विदाउट क्लासिफिकेशन यू कैन नॉट डू एनालिसिस, एंड विदाउट एनालिसिस यू कैन नॉट डू इंटरप्रिटेशन। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ये यही ऑर्डर में चलेंगे। आप एकदम से पहले इसमें इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, सेकंड स्टेप पे एनालिसिस नहीं कर सकते, है ना। ये 4 पॉइंट्स आपके यही ऑर्डर में चलेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड देन इंटरप्रिटेशन। तो आई होप दिस ऑल 4 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। आप सभी लोगों के चारों पॉइंट्स क्लियर होंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ, ठीक है। तो हमको हमारा जो सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, हमको वो कलेक्शन ऑफ डेटा, पहले हम टाइप्स ऑफ डेटा देखेंगे, हाउ टू कलेक्ट दैट, वो एक पार्ट हो गया। देन क्लासिफिकेशन समझेंगे, उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ सीरीज देखेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे अलग अलग, वो समझेंगे। देन एनालिसिस पार्ट, तो एनालिटिकल पार्ट में सारे बाकी के जो टूल्स है लाइक मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोरिलेशन है, प्रोबेबिलिटी है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारा चीज़ हम वो एनालिटिकल प्लस इंटरप्रिटेशन, बिकॉज एनालिसिस करने के बाद उसको इंटरप्रिट करना भी तो ज़रूरी है। खाली डेटा का एनालिसिस करके रखा पर ये नहीं पता कि उससे आप क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हो, क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हो, तो फिर वो एनालिसिस का मतलब क्या है। यू मस्ट बी एबल टू इंटरप्रिट द डेटा, आपको डेटा को इंटरप्रिट करते आना चाहिए, ठीक है। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखेंगे। क्लियर है सभी को? पक्का? आई होप दिस इज क्लियर विथ यू। देन कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो पहले हमको उसको इम्पोर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है उसके, देन क्या टेक्निक्स हम यूज़ करने वाले, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन हमको पढ़ना पड़ता है। कि जैसे कोई भी चीज़ आप देखते हो तो पहले आप उसको देखते हो उसका यूसेज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या उसकी लिमिटेशंस है, कैसे उसको यूज़ करना पड़ता है, आप पढ़ते हो कि नहीं। जैसे कार आपको सीखनी है तो आप पहले कार के बारे में पहले सोचेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, गियर यानी क्या, एक्सेट्रा यानी क्या, ब्रेक यानी क्या, देन स्टेयरिंग यानी क्या, ये सब देखोगे। बीच में का जो मिरर रहता है पीछे देखने के लिए रहता है, मेकअप करने के लिए नहीं रहता। गर्ल्स ध्यान दो प्लीज़, है ना। तो ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल थोड़ा सा पढ़ना पड़ता। उसी प्रकार से हमारे सब्जेक्ट में भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशंस एंड व्हाट आर द टेक्निक्स, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारा प्रैक्टिकल पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आज मैं इतना ही यहाँ पे रुकता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे, देन टेक्निक्स देखेंगे, कुछ डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। फिर हम आगे कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में, फिर बाद में क्लासिफिकेशंस के बारे में, टेबुलेशन भी आएगा उसमें, वो भी पढ़ेंगे और आगे ऐसा बढ़ते जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में किसी को भी डाउट होगा तो आप मुझे डेफिनेटली कॉल करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया, अगर मैं रिकॉर्डिंग में हूँ या लाइव लेक्चर ले रहा हूँ, तो उस केस में हम लोग फ़ोन नहीं उठाते, तो बुरा नहीं मानना, मैसेज डाल देना, मैसेज में अपना नाम लिखना भूलना नहीं, हम कॉल बैक ज़रूर करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।